श्वसन के बारे में, श्वसन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा दिए थे। श्वसन का परिभाषा, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, श्वसन, ये सब चीज पढ़ा दिए थे। आज वास्तविक में हमको देखना है फेफड़ा, लंग्स को देखना, फेफड़ा। फेफड़ा बनाना है तो इसके लिए देखिए, ये जो फेफड़ा है, फेफड़ा का ये कनेक्शन हमारे नाक से होता है। तो नाक में जो ये छिद्र होता है इसको कहते हैं नासिका छिद्र, नासिका छिद्र। ठीक, नासिका छिद्र में दो छिद्र होता है, एक इधर से होता है, एक इधर से होता है। लेकिन दोनों छिद्र के बीच में देखिए एगो दीवार है, उस दीवार से दोनों छिद्र अलग अलग है। अंदर में जाकर के एक हो रहा है, लेकिन बाहर में ये यहाँ वाला जो है आप देखिए, ये जो ये दिख रहा है इसमें एक दीवार है यहाँ पर, जिसके कारण दोनों छिद्र अलग अलग होता है। और इसका काम है इस छिद्र को इस छिद्र से सेपरेट करना, इसलिए इसको कहते हैं सेप्टम। इस दीवार को क्या कहते हैं? सेप्टम। और ये जो सेप्टम होता है ये उपास्थि का बना होता है, अस्थि का नहीं, उपास्थि का। उपास्थि क्या होता है? एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि। अस्थि कठोर होता है, उपास्थि लचीला और मुलायम होता है। तो ये जो नाक में ऐसे ऐसे घूम जा रहा है क्योंकि ये उपास्थि का बना हुआ और ये दोनों छिद्र को सेपरेट करता है, इसलिए इसको सेप्टम कहते हैं। और जहां पर भी नेजल लगा हो, NASAL, नेजल लगा हो, समझिएगा उसको नेजल मतलब नाक से रिलेट करता है। तो दोनों छिद्र को सेपरेट करने वाली दीवार को नेजल सेप्टम कहते हैं और ये उपास्थि का बना होता है। ठीक, और इस नाक के छिद्र में छोटे छोटे हेयर, बाल होते हैं। नाक के छिद्र में बाल होता है, उसका काम होता है कि हवा में जो बड़े बड़े धूलकण होता है उसको क्या करना, उस जगह पर छानने का काम करना, धूलकण को अंदर ना जाने देना, इसके लिए होता है। और उस धूलकण को रोक के रखने के लिए एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। और ये चिपचिपा पदार्थ नाक वाले एरिया में होता है और ये चिपचिपा पदार्थ में धूलकण चिपक के रह जाता है। ठीक, नासिका छिद्र के पीछे आइएगा तो यहां पर आपको एक मिलेगा लैरिंग्स। लैरिंग्स, लैरिंग्स को कहते हैं स्वर तंत्र, यानी कि इसी से आपका आवाज निकलता है। तो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। पूछेंगे मानव का वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? लैरिंग्स को कहते हैं। मानव का वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? लैरिंग्स को। पक्षी का वॉइस बॉक्स सेरिंग्स होता है। पक्षी का वॉइस बॉक्स क्या होता है? सेरिंग्स। पक्षी का वॉइस बॉक्स क्या होता है? सेरिंग्स। और मानव का वॉइस बॉक्स क्या होता है? लैरिंग्स। अब देखिए, लैरिंग्स ये जो वॉइस बॉक्स होता है इसका एक अलग कारनामा है। पक्षी में चहचहाने की क्षमता होती है, वो देखिएगा उसके पक्षी का जो आवाज होता है वो हम लोगों से डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें सेरिंग्स होता है, उस हिसाब से उसका संरचना बना होता है। लेकिन हम लोगों में लैरिंग्स होता है। अब समझिएगा, जब कोई बच्चा, लड़का और लड़की जब छोटा होता है तो उस दोनों का आवाज लगभग आपको सिमिलर दिखेगा, पतला, सुरीला, मधुर दिखेगा। जैसे जैसे ये बड़ा हो, लड़की और लड़का, तो लड़की का आवाज और मधुर होता जाए। जब यौवनारंभ आ जाता है लड़की में, जब जनन क्षमता आ जाता है, उसके बाद और आवाज मधुर होने लगता है। उसके गीत जब वो गाएगी तो और सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा आपको। लड़का जैसे जैसे बड़ा होगा और वो यौवनारंभ में आएगा तो उसका आवाज
कर्कश होते जाता है। देखें कभी बांस को बीच से फाड़िएगा ना, फटाफट का आवाज निकलता है ना, वैसे नहीं फाटल भांस रंग का आवाज हो जाता है लड़कों का। और लड़का का आवाज ही उसका वर्चस्व होता है। यदि कोई लड़का का आवाज लड़की की तरह हो जाए तो उसके बातों का वर्चस्व होगा। अब सोचिए शेर दहाड़ने वजह में मियाने लगे तो ये दिक्कत है। अलग बात है हम लड़का का शेर से तुलना नहीं कर रहे हैं, लड़का का आवाज भारी भरकम होना चाहिए, लड़कियों का आवाज सुरीला होता है। तो लड़का का आवाज फाटल बांस जैसा जो हो जा रहा है वो किसके कारण, वॉइस बॉक्स का। जैसे जैसे लड़का प्यूबर्टी यौवनारंभ के फेज में आएगा उसका कंठ जो होता है ये एडम्स एप्पल ये बाहर निकलने लगता है और आवाज भारी होने लगता है। कहा जाता है कि यदि ये निकल गया तो आप हाइट नहीं बढ़ेगा, ये इसका कोई रिलेशन है लेकिन हाँ ये पूर्णतः निकलते निकलते आपका हाइट लगभग स्लो हो जाता है, बढ़ना रुक भी जाता है। जिसमें हम बढ़ना शुरू किए थे जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो उस समय 10th क्लास में होंगे, एकाएक हाइट बढ़ा था तो गला वगैरह हल्का हल्का दर्द भी करता था। तो उतना दर्द नहीं, बस लग रहा था कुछ एक्टिविटी टाइप का पर डे कुछ ऐसा। तो एकाएक हाइट भी बढ़ा, ये भी निकल गया, फिर आवाज तो खैर सुरीला हो ही गया। देखिए नासिका छिद्र, नासिका छिद्र को अलग करता है कौन, नेजल सेप्टम और वॉइस बॉक्स लेरिंग्स को कहते हैं। जब इससे नीचे आइएगा तो यहां से लेकर के यहां तक की नली को कहते हैं श्वास नली। श्वास नली या ट्रेकिया, श्वास नली या ट्रेकिया होती है। और ये जो ट्रेकिया होता है इसमें इस तरह से एक रिंग लगा होता है, इसमें जो होता है इस ट्रेकिया में एक रिंग लगा होता है इस तरह से। और ये जो रिंग होती है वो 16 से 20 को होता है इस ट्रेकिया में। और इस रिंग का नाम है हाइलीन। और ये जो हाइलीन है वो एक प्रकार का उपास्थि, एक प्रकार का उपास्थि। ठीक, समझिए पूछेंगे ट्रेकिया किसका बना होता है, अस्थि का कि उपास्थि का, उपास्थि का। उस उपास्थि का क्या नाम है, हाइलीन। उसमें रिंग यानी कि वलय, वलय लगभग 16 से कितना होता है, 20 होता है। उसके बाद ये जो रिंग होता है ये पूरा, एक होता है रिंग का मतलब कि पूरा गोल होगा, ये है हाफ रिंग यानी कि अपूर्ण वलय। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ट्रेकिया किससे बनी होती है, उपास्थि से बनी होती है। और किस उपास्थि से बनी होती है, हाइलिन से बनी होती है। उसमें रिंग कितना 16 से 20 होता है और रिंग पूर्ण होता है, सर पूरा बना होता है कि आधा होता है, आधा होता है, इसलिए हम क्या लिखे हैं, अपूर्ण वलय लिखे। ठीक, याद रखिएगा ट्रेकिया की लंबाई, ट्रेकिया की लंबाई यानी इसका जो लेंथ होता है लंबाई ये 16 सेंटीमीटर होता है। ट्रेकिया की लंबाई कितना होता है, 16 सेंटीमीटर होता है। ट्रेकिया अस्थि का बना होता है कि उपास्थि का बना होता है, तो याद रखिएगा ट्रेकिया उपास्थि का बना होता है। और इसमें पूर्ण वलय की अपूर्ण वलय, इसका जो चौड़ाई होता है विड्थ होता है वो नहीं, ये होता है 11 सेंटीमीटर और ये होता है 16 mm। ठीक, लेंथ 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 mm होता है। ये था ट्रेकिया। ट्रेकिया से देखिए यहां से एक ब्रांच इधर आता है और एक ब्रांच इधर आता है, इस ब्रांच को कहते हैं श्वसनी, इस ब्रांच को कहते हैं श्वसनी या इसी को कहते हैं ब्रोंकाई। और जब भी कभी नशा करने वाला व्यक्ति या किसी का इन्फेक्शन के कारण इस ब्रोंकाई में छिद्र हो जाता है या इसमें ये ब्रोंकाई वीक होने लगता है इन्फेक्शन के कारण, तो एक बीमारी कहलाती है जिसका नाम है ब्रोंकाइटिस। क्या कहलाता है, ब्रोंकाइटिस। तो श्वास नली के बाद श्वसनी होता है और इस श्वसनी से भी बहुत सारे ब्रांच निकले होते हैं इस तरह से।
इस तरह से आपको मिलेगा ब्रांच, और इस ब्रांच को कहते हैं श्वसनिका। ये जो दिख रहा है इस तरह से ब्रांच बना हुआ, इस ब्रांच को क्या कहते हैं? श्वसनिका। बताइए, ये जो फेफड़ा है इसका अब पहला अंग क्या है? नासिका छिद्र। नासिका छिद्र को यहां से जो बीच में रहता है, एगो छेद ये हो गया, एगो छेद ये हो गया, तो इसका जो ये दीवार है, इस दीवार का नाम क्या है? नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम, ठीक। और इसके पीछे में एक वॉइस बॉक्स है जिसका नाम क्या है? लैरिंग्स। और इसके नीचे एक लंबा सा जिसका नाम है श्वास नली या ट्रेकिया। ये उपास्थि का बना होता है जिसका नाम हाइलिन है, और इसमें कितना रिंग होते हैं? 16 से 20 रिंग होते हैं। ये अपूर्ण रिंग होता है, पूर्ण नहीं होता है। लेंथ 11 सेंटीमीटर, विड्थ 16 mm होता है। श्वास नली के बाद श्वसनी, श्वसनी के बाद श्वसनिका, और इस श्वसनिका में इस तरह से एक गुब्बारा नुमा संरचना बनी होती है जिसको हम कहते हैं वायु कोष्ठिका या एल्वियोलाई कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? वायु कोष्ठिका या वायु कोष्ठक भी कहा जाता है, या वायु कोश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वायु जमा होता है इसलिए इसका नाम वायु कोश रखा जाता है, ठीक। अब यानी कि जितना भी सांस लेते हैं वो इसी में आकर के क्या होता है? जमा होता है। तो कितना, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेना क्या कहलाता है? प्रश्वास कहलाता है। और सांस छोड़ना क्या कहलाता है? उच्छ्वास कहलाता है। एक बार कैमरा में देखते हैं कि ये दोनों बोर्ड में आ रहा है कि नहीं, कभी कभी कट जाता है। दिख रहा है? समझिए, जब हम वायुमंडल में जितना रहेगा उतने सांस लीजिएगा। तो आपके फेफड़ाम को एयर प्यूरिफायर तो लगा नहीं है कि ये जो कचरा होगा हवा का उसको छांक देंगे, है? दिल्ली में जिस हिसाब का कंडीशन है उस हिसाब से एक फेफड़ा में भी एयर प्यूरिफायर लगा, वो ढनमना जाएगा जितना प्रदूषण है। समझिए, प्रश्वास, प्रश्वास मतलब सांस लेना, उच्छ्वास मतलब सांस छोड़ना। तो जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है 21%, तो लेंगे भी कितना परसेंट? 21%। नाइट्रोजन है 78%, तो लेंगे भी कितना? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, तो लेंगे भी कितना? 0.03%। अब इसको जोड़िए, 8 1 9 7 2 9, यानी कि लगभग 99% तो वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन छाइले है। तो सांस भी लेंगे तो सब जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी। जब सांस ले रहे हैं तो ऐसा थोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड बस तू थोड़ा जरूरी नहीं है तुमको नहीं लेंगे, वो भी जाएगा, कहेगा कि हम भी मिश्रित है हवा में, हम भी अंदर जाएंगे, ठीक। तो अब ये चला गया, तो सांस लिए थे 21%, ऑक्सीजन लिए थे 21%, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ दिए क्या परसेंट? 17%। लगभग 17% ऑक्सीजन आप छोड़ देते हैं। तो जब आप सांस छोड़ते हैं तो 17% लिए थे, 21%, 17% छोड़ दिए थे, यूज क्या परसेंट किए? 4% यूज किए, ठीक। और नाइट्रोजन का हमारे बॉडी में कोई, पेड़ पौधा नाइट्रोजन का जरूरी होता है, पेड़ पौधा को नाइट्रोजन का जरूरी, उसके लिए सबसे बड़ा पोषक तत्व वही होता है। हम लोगों को नाइट्रोजन की आवश्यकता किसी पोषक या गैस इसके रूप में तो नहीं चाहिए भाई। नाइट्रो हमारे बॉडी में प्रोटीन, डीएनए ये सब नाइट्रोजन से ही बना होता है, लेकिन गैसीय रूप में नाइट्रोजन हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। तो जितना लिए हैं उतना हटा दीजिए यहाँ से, 78% लिए थे, 78% छोड़ दिए। जो कार्बन डाइऑक्सीजन जो 4% यूज किए हैं वो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि लगभग कार्बन डाइऑक्साइड आप 4.03% छोड़ देते हैं। ये याद रखिएगा, ये पूछता भी है। सांस लेते हैं ऑक्सीजन 21%, छोड़ते हैं 17%, नाइट्रोजन लेते हैं 78% छोड़ते हैं 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और छोड़ देते हैं 4.03% के आसपास। अब देखिए, जितना भी इंपॉर्टेंट अंग है, जितना भी इंपॉर्टेंट अंग है उसको सुरक्षा देने के लिए उसके ऊपर एक झिल्ली बना होता है जिसको कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। जिसको कौन सा झिल्ली कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन।
और इस प्लूरा मेम्ब्रेन में इस याद रखिएगा फेफड़ा के चारों तरफ के झिल्ली को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, याद रखना इस बात को, ठीक। फेफड़ा के चारों तरफ के झिल्ली को क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। अब देखिए, ई है फेफड़ा, ई है प्लूरा मेम्ब्रेन, इस बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको कहते हैं प्लूरल लिक्विड। और इस लिक्विड का क्या काम है, इस लिक्विड का काम है जब सांस लेते हैं तो फेफड़ा नमड़ेगा और सांस छोड़ेंगे तो फेफड़ा पचकेगा। तो नमरने पचकने के दौरान ये जो झिल्ली और ये फेफड़ा दोनों के बीच घर्षण होगा, इसे रगड़ घर्षण उत्पन्न होगी। इस घर्षण को कम करने के लिए इसके अंदर में क्या दिया भरा होता है, प्लूरल लिक्विड भरा होता है, ठीक। अब समझिएगा, पहले तो ये बताइए आप, ट्रेकिया अस्थि का बना होता है, उपास्थि का बना होता है, उपास्थि का बना होता है। पूर्ण वलय होता है, उसमें एक अपूर्ण वलय होता है, अपूर्ण वलय होता है। उसके बाद बताइए मानव का वॉइस बॉक्स क्या है, लेरिंग्स है। पक्षी का वॉइस बॉक्स क्या है, सेरिंग्स है। उसके बाद बताइए फेफड़ा के चारों तरफ के झिल्ली को क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। अब देखिए ये याद रखिएगा, नासिका छिद्र, लेरिंग्स, श्वास नली, श्वास नली के बाद श्वसनी, फिर श्वसनिका, उसके बाद प्लूरा मेम्ब्रेन। अब बात क्या है, फेफड़ा का लोकेशन कहाँ है। एक होता है कहीं बाहर में, तो घूम नहीं रहा है फेफड़ा, लटक तो नहीं रहा है बाहर में, मेरे हाथ में एगो फेफड़ा लेके घूम रहे हैं, तुम सांस लो हमको मिलते रहेगा, चलो एक हाथ में फेफड़ा ले घूमे, एक हाथ में किडनी ले घूमे, ऐसा तो नहीं लटक रहा है। तो फेफड़ा कहाँ है, पेट में है, यहाँ पर है, खोपड़ी में है, कहाँ पर है फेफड़ा। तो कैसे करेंगे, तो फेफड़ा जहां पर भी हो अंदर में जगह होना चाहिए ना उसके लिए। तो जहां अंदर में जगह है तो वहां पर एक गुहा बना हुआ है जिसको हम कैविटी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैविटी। और फेफड़ा जिस जगह पर है उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। तो ये आपको याद भी नहीं रखना, ये पूछा भी नहीं जाता, ठीक। तो लेकिन एक स्पेस, एक ये यहाँ पर अंदर में खाली जगह, इसको क्रेनियल गुहा कहते हैं, इसको मुख गुहा कहते हैं, इसको वक्ष गुहा कहते हैं, पेट को उदर गुहा कहते हैं, ये जो होता है। तो याद रखिएगा, एक वक्ष गुहा, एक उदर गुहा, दिखाते हैं। ये दिख रहा है, ये अरे खोपड़ी घुमा हुआ इसका, ये एंटीना को पीछे करना, देखिए ये सब, ये जो कारनामा किया हुआ ये लड़कियों का, ये सब अपना तो बनवे करती है, साथ में इसको भी ब्यूटिशियन बना देती है। पूरा बाल वाल रंग दिए, मुंह कान ठोर और सब रंग के धर दिया है पूरा। ये नेल पॉलिश सब ये लोग क्या धरा है, ये छोइया आता नेल पॉलिश गोरंगा यहाँ लगे ले इधर, क्या ये लोग का। उसके बाद इतना महान है और बोली डॉक्टर बनेंगे, ये हाथ का खोल के टेंगड़ी में लगा दी, एगो हा एगो यहाँ एतबर के एगो इतना तक। ये लोग पता चला भारत को रोग मुक्त बनाने के चक्कर में रोगी मुक्त भारत बना देगी। अब देखिए ये जो है ना, यहाँ इसका एक खाली जगह दिख रहा है, इसको कहते, यहाँ पर जो होता है इसको कहते हैं उदर गुहा, इसको कहते हैं उदर गुहा, इसको कहते हैं वक्ष गुहा। इसी वक्ष गुहा के अंदर होता है फेफड़ा, हृदय सब होता है। तो पूछेंगे वक्ष गुहा, ये फेफड़ा कहाँ होता है, वक्ष गुहा। फेफड़ा कहाँ होता है, वक्ष गुहा। अभी यदि हम चाहेंगे इसके फेफड़ा को तोड़ने के लिए तो पहले इसको तोड़ना होगा। तो क्या ये वक्ष गुहा है, नहीं, गुहा तो ये है ना, इसके अंदर जो खाली जगह है, वक्ष गुहा इस एरिया को कहे। तो यहाँ पर जो होता है ये पसली, ये क्या है, पसली। कहता है ना मारेंगे कि हड्डी पसली एक कर देंगे, मतलब कि हड्डियों तोड़ेगा पसलियों तोड़ेगा, मतलब चूर चार के धर देगा वो। अब ये जो पसली होता है वो वक्ष गुहा में होता है, और ये पसली जो होती है वो 12 जोड़ी होती है। कितना होता है पसली, कितना जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है। तो पहली बात तो फेफड़ा कहाँ होता है, वक्ष गुहा में होता है। और वक्ष गुहा को सुरक्षा के लिए कितनी जोड़ी पसलियां होती है, बताइए। फेफड़ा ये कहाँ होता है, वक्ष गुहा में होती है। वक्ष गुहा में पसली कितना जोड़ा होता है, 12 जोड़ा होता है। और एगो होता है सबको जोड़ने वाला, ये देख रहा है, ये इसको कनेक्ट करता है इधर से, इसको कहते हैं एस्टर्नम।
ये अलग से होता है, 12 जोड़ी के बाद होता है। तो चेस्ट जो होता है हम लोगों का दोनों तरफ से लॉक होता है, इधर से भी लॉक होता है, इधर से भी लॉक होता है। इसमें यहां पर एक हड्डी दिख रहा है जो लॉक नहीं है, इधर भी नहीं है। ई जो लॉक नहीं है इसी के कारण हम इधर इधर मूव कर पाते हैं। यदि ई भी लॉक होता तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो ये तैर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लोटिंग बॉन। फ्लोट मतलब तैरना होता है। तो हम लोगों का फेफड़ा क्या है, लॉक है। यदि क्या इसमें एक्स्ट्रा कुछ हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। सांप वगैरह का जो होता है बॉन होता है, उसके उसके स्ट्रक्चर में ना ये वाला लॉक नहीं होता, एक तरफ से खुला होता है, एक तरफ से होता है। इस कारण से वो कितना मोटा जानवर को हटा लेता है तो उसमें देखिएगा वो फूल जाता है, लेकिन जबरदस्ती भी हटा लेता है। सांस को छोड़ने और सांस को लेने में एक अंग का बहुत महत्वपूर्ण होता अंग काम होता है जिसका नाम है डायफ्राम। ये इस जगह पर एक मांस से बना हुआ गुंबद नुमा संरचना होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम का काम है जब हम सांस लेंगे फेफड़ा फूलेगा, नीचे भी फूलेगा। जब नीचे फूलेगा तो डायफ्राम जाएगा नीचे और उधर से मारेगा धक्का, और जिससे कि हम सारा जितना भी फालतू गैस होगा सांस छोड़ने वाला उसको क्या करेंगे, बाहर। डायफ्राम का बहुत रोल है। डायफ्राम यदि ना हो तो सांस ले और छोड़ ही नहीं पाइएगा, फेफड़ा में इतनी क्षमता नहीं कि उतना प्रेशर जनरेट कर पाए। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी पेट के इस डायफ्राम में चोट नहीं, क्योंकि डायफ्राम हड्डी नहीं है। डायफ्राम तो हड्डी है नहीं कि यदि टूट गया तो आपको पता भी चलेगा, टूट गया तो पता क्या, निपट जाइएगा। इसलिए जब भी चलना चाहिए सुरक्षित चलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि डायफ्राम को बचाए चलना चाहिए, कभी भी इसको कुछ हो गया तो फिर परेशानी हो जाए। और डायफ्राम टूट गया तो फिर एक्सरे से पता भी नहीं चलता, इसके लिए आपको कोई बड़ा डॉक्टर के पास या बड़ा एक जांच सेंटर में ही जाकर के पता चलेगा कुछ हुआ है डायफ्राम। क्यों, क्योंकि एक्सरे में हड्डी का पता चलता है और डायफ्राम तो एक मांस वाली संरचना है, इसका पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे जगह जहां पर कि आपको चोट लगने की संभावना इस एरिया में ज्यादा, कहा जाता है कि ये एरिया बचा के रखना चाहिए, हार्ट फेफड़ा ये सब सेंसिटिव होता है। डायफ्राम भी बड़ी सेंसिटिव है। वैसे तो हम लोग जानते भी नहीं, अधिकांश तो नॉर्मल को तो पता भी नहीं होता डायफ्राम ये कुछ भी होता है, लेकिन धीरे धीरे अब तो सब जागरूक हो रहा है तो पता चल रहा है। एक बार हुआ था हम लोगों के इधर, जैसे हम लोगों का घर है उसे 1 किलोमीटर दूर एनएच है। एनएच का जो हम लोगों के इधर का स्ट्रक्चर है वो दोनों तरफ गड्ढा बहुत है, जिस कारण से कभी कभी एनएच का जो एक इधर से आने वाला एक जाने वाला तो उधर धस भी जाता है। तो उधर से एक बाइक वाला आ रहा था, वो इधर से कार वाला जा रहा था, तो अनबैलेंस होने के कारण बाइक वाला ऐसे करते करते ढाबा के बगल में, जो जहाँ ढाबा होता था ना वो खाली छोड़ता, उसके बगल में फिर ईट उट वाला लगा रहता है, तो वहां स्लिप करा और गिरा। तो इतना जोर का उसके डायफ्राम में जाकर के वो लगा, हाथ वगैरह में तो लगा लेकिन वो ईट का जो कोना होता है वो जाकर के डायफ्राम में लग गया। और डायफ्राम में लगा तो बाहर से ना छिलाए क्योंकि कपड़ा भी था, बहुत कुछ था, उसको लग गया चोट, अंदर से टूट गया, टूटा तो उसी जगह मर गया। और इस तरह का घटना उस जगह पर ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि वहां पर है मोर, और मोर होने के कारण अधिकांश घटना होता था स्पॉट डेड हो जाता था। तो लोग कहता था कि यहाँ पर पहले कोई मरा था जो उसकी भूत आत्मा फलाना ढिमकाना रहता है, तो उसके लिए वहां पर एक छोटा सा बजरंगबली का मंदिर बना दिया गया कि अब भूत वूत नहीं करे। अरे भाई, भूत रहे तब तो जाना जाए कि क्या होगा नहीं होगा। आप तो गलती के कारण, और उसमें उसको चोट भी नहीं लगा तब भी मर गया, तो और ज्यादा उसको टेंशन गई यहाँ पर। हाँ, ऐसा कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं, उसका डायफ्राम टूटा था जो कि वो पोस्टमार्टम वगैरह में पता चल जाता है। ठीक, अब समझते हैं। तो डायफ्राम का काम है सांस लेने और छोड़ने में क्या करना, मदद करना। और ये जो वायु कोशिका है ये हमारे बॉडी में कितना होता है तो याद रखिएगा, ये जो वायु कोश है ये हमारे बॉडी में दोनों फेफड़ा मिला करके 3 गुना 10⁻8 होता है, 3 गुना 10⁻8 होता है। और ये जो खाली जगह दिख रहा है इसी में होता है आपका ये दिल। इस तरह का दिल नहीं होता है, ये दिल बदनाम है। और वो असली जो दिल है जेकर शेप जनरेटर जैसा लगता है, उसका काम है ब्लड को पंप करना। ई बदनाम है, ई सब आजकल का जो छोटवा छोटिया सब है ये सब किताब कॉपी में बने ले, हम तो देखे मारबो करते हैं। ज्यादा तो भारत का मैप बना दो, बड़ी कलाकारी है, तो एगो ये ऐसे करके बना देगा, ऐसे करके करवा देगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके। अभी पैदा तो सही से ले नहीं पाया, अभी से दिल टूटने लगा इन लोगों का।
ये जो दोनों फेफड़ा के बीच में जगह है, यहाँ पर दिल होता है। अब देखिए, एक वयस्क व्यक्ति जो सांस लेता है तो प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। कितना बार? 16 से 18 बार सांस लेता है। अब सांस लेता है तो हम जो ऑक्सीजन लिए हैं, जो जरूरी है हमको, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, यानी कि फेफड़ा में गैसों का परिवहन करने से पहले कुछ बात है जो जानना चाहिए। हमारे बॉडी में ब्लड को जाने के लिए एक स्पेशल हाईवे दिया गया है, और आने के लिए भी शुद्ध के लिए अलग, अशुद्ध के लिए अलग, और उस हाईवे यानी कि रास्ता को रक्त वाहिनी कहते हैं। और उस रक्त वाहिनी में धमनी होता है, सिरा होता है, केशिका होती है। तो ये जो धमनी है, धमनी, धमनी से कैसा रक्त बहता है? याद रखिएगा, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। और सिरा जो होता है, सिरा, सिरा से बहती है अशुद्ध रक्त। और उस रक्त में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे बॉडी में गैसों का परिवहन, ये तो रास्ता है ना, गैस को ले कौन जाता है? तो याद रखिएगा, गैसों का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। और गैस में भी किसको? ऑक्सीजन को करता है। इसीलिए ऑक्सीजन वाहक आरबीसी को कहा जाता है। यानी कि गैसों का परिवहन तो हो ही गया, साथ में बोलेंगे ऑक्सीजन वाहक। किसको कहते हैं? आरबीसी को। वास्तविक में आरबीसी भी नहीं लेके जाता, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को धोता है। इसलिए यदि हम कहें कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में मिलके क्या बनता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के जो हीमोग्लोबिन जुड़ता है तो और वो बनता है, उसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। उसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। धन्यवाद। आगे का बात आगे देखते हैं।